हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रेरक इतिहास में कुछ घटनाएं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी मार्च जितनी नाटकीय, प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण हैं। एक स्तर पर मार्च का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर के नापाक प्रावधानों का विरोध करना था, लेकिन एक और स्तर था जिसके अधिक गहरे निहितार्थ थे और जिसने इस घटना को एक अद्वितीय महत्व दिया। वास्तव में मार्च वह चिंगारी थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन की लपटों को प्रज्वलित किया और बड़े पैमाने पर नागरिक अवज्ञा के विचार को पूरे देश में जंगल की आग की तरह फैला दिया। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता उसका घोषित उद्देश्य था और उस प्रभाव से 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। हर जगह लोगों ने उत्साहपूर्वक पूर्ण स्वराज के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा की। फिर इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस के नेतृत्व में गांधी जी ने पहला कदम उठाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। मार्च शुरू करने से पहले गांधी जी ने 2 मार्च 1930 को वायसराय को एक ऐतिहासिक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के तहत देश की बर्बादी का वर्णन किया और नमक कर कानून को प्रतीकात्मक रूप से तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के अपने इरादे की सूचना दी, जो उनकी राय में गरीब आदमी के दृष्टिकोण से सबसे अन्यायपूर्ण था। उन्होंने यह भी कहा, चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन मूल रूप से देश के सबसे गरीबों के लिए है, शुरुआत इस बुराई से होगी। इस मार्मिक पत्र पर वायसराय के संवेदनाहीन उत्तर ने गांधी जी को यह कहने के लिए उकसाया, मैंने घुटनों के बल झुककर रोटी मांगी और इसके बदले मुझे पत्थर मिला है। समय और स्थान निश्चित करना। गांधी जी ने घृणास्पद नमक कर के प्रावधानों को प्रतीकात्मक रूप से तोड़ने के लिए जिस स्थान को चुना, वह गुजरात का समुद्र तटीय गांव दांडी था। उन्होंने सहकर्मियों के एक चुनिंदा दल के साथ अहमदाबाद स्थित अपने आश्रम से 241 मील की पूरी दूरी तक मार्च करने का निर्णय लिया। 12 मार्च 1930 मार्च शुरू होने से पहले के दिन बहुत तनावपूर्ण थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ग्रामीणों को तैयार करने के लिए बोरसद गए थे ताकि गांधी जी और सत्याग्रहियों का जिले से गुजरने पर उचित स्वागत किया जा सके, उन्हें 7 मार्च को रास में गिरफ्तार कर लिया गया। इसने पहले से ही काफी आग में घी डालने का काम किया। 9 मार्च को साबरमती की रेत पर एक विशाल सभा में 75,000 लोगों की भारी भीड़ शामिल हुई। यहाँ उन्होंने गांधी जी की उपस्थिति में प्रतिज्ञा के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया कि सरदार वल्लभभाई जिस रास्ते पर चले थे उसी रास्ते पर चलेंगे और जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, नहीं सरकार को चैन मिलेगा। उसी संकल्प की गूंज संपूर्ण भारत में गूंज उठी। देश और विदेश में समर्थन बढ़ रहा था। दिन ब दिन गांधी जी अपना कार्यक्रम समझाते, सवालों के जवाब देते और प्रार्थना सभाओं में अपना संदेश सुनाते। आश्रम में आगंतुकों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी और प्रेस संवाददाता अक्सर उनसे मिलने के लिए प्रार्थना स्थल की पवित्रता तोड़ते थे। इन दिनों के दौरान समर्थन के संदेश आने लगे। एक क्रांतिकारी पार्टी की ओर से कॉमरेड गांधी को एक गुप्त पत्र दिया गया था, जिसमें उन्हें अपनी अहिंसा का प्रयास करने के लिए 3 साल का समय दिया गया था। एक जर्मन डॉक्टर ने स्वयं द्वारा बनाया गया एक चित्र एक नोट के साथ भेजा कि सुदूर जर्मनी में एक विनम्र साथी तीर्थयात्री हर सुबह और शाम उसके और उसके काम के लिए प्रार्थना कर रहा है।
रेव होम्स के न्यूयॉर्क संदेश में कहा गया। कोट, भगवान आपकी रक्षा करें। कोट। इसके साथ ही इन उत्साहवर्धक संदेशों के विचित्र प्रतिबिंदु के रूप में गांधी जी की आसन्न गिरफ्तारी और निर्वासन की लगातार अफवाहें थीं। मार्च की पूर्व संध्या पर बोलते हुए 11 मार्च को मार्च शुरू होने से एक दिन पहले जब शाम की प्रार्थना हुई तो भीड़ 10,000 तक पहुंच गई। अंत में गांधी जी ने एक यादगार भाषण दिया। कोट, पूरी संभावना है। कोट, उन्होंने कहा। कोट, यह आपके लिए मेरा आखिरी भाषण होगा। अगर सरकार मुझे कल सुबह मार्च करने की अनुमति देती है तो भी यह पवित्र तट पर मेरा आखिरी भाषण होगा। ये यहाँ मेरे जीवन के अंतिम शब्द होंगे। कोट। 12 मार्च, ग्रेट मार्च, जिसकी तुलना भगवान बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से की जा सकती है। 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे अहमदाबाद के साबरमती नदी के तट पर आश्रम परिसर से शुरू हुआ। गांधी जी हाथ में कर्मचारी, कमजोर लेकिन भरे हुए 61 वर्ष की उम्र में भी ऊर्जावान होकर 78 सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। ये पूरे देश के विभिन्न वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। आंध्र, बंगाल, बिहार, बंबई, गुजरात, कर्नाटक, केरल, कच्छ, महाराष्ट्र, पंजाब, राजपूताना, सिंध, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्कल और यहाँ तक कि नेपाल भी। उनमें हिंदुओं के अलावा 2 मुसलमान, एक ईसाई और भी थे। एक विशाल भीड़ ने सत्याग्रहियों का अनुसरण किया। मीलों मीलों तक सड़कों पर पानी डाला गया और मेहराबों, झंडों और तोरणों से सजाया गया। गांधी जी ने कहा। कोट, अहमदाबाद के हजारों नागरिक, दोनों पुरुष और महिलाएं, 11 तारीख की रात को जागते रहे। हजारों लोग आश्रम में आए। हम बीच बीच में चलते रहे। कोट, चंदोला झील तक का दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता। कोट। बाद में दांडी मार्च के बारे में बोलते हुए गांधी जी ने कहा। कोट, मेरी भावना अमरनाथ या बद्री केदार के तीर्थयात्रियों की तरह है। मेरे लिए यह एक पवित्र तीर्थयात्रा से कम नहीं है। कोट, श्री मोतीलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक समानता रखते हुए कहा। कोट, जैसा रामचंद्र का ऐतिहासिक लंका मार्च है, उसी प्रकार गांधी जी का मार्च यादगार रहेगा। जबकि श्री पीसी ने इसकी तुलना कोट, मूसा के अधीन इस्राएलियों के पलायन कोट से की। सत्याग्रहियों की दृष्टि ने जवाहरलाल नेहरू को वाक्पटुता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, जिससे उन्हें यह कहने के लिए प्रेरित किया गया। कोट, आज तीर्थयात्री अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। हाथ में लाठी लेकर वह गुजरात की धूल भरी सड़कों पर स्पष्ट आंखों और दृढ़ कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। उसका वफादार दल उसके पीछे चल रहा है। उसने अतीत में कई यात्राएं की हैं, कई थका देने वाली यात्राएं की हैं, लेकिन यह उनकी अंतिम यात्रा है। उनमें एक महान संकल्प की अग्नि है और अपने दुखी देशवासियों के प्रति अगाध प्रेम है और सत्य का प्रेम है जो झुलसा देता है और स्वतंत्रता का प्रेम है जो प्रेरित करता है और जो कोई भी उनसे गुजरता है वह जादू से बच नहीं सकता है और सामान्य मिट्टी के लोग जीवन की चिंगारी महसूस करते हैं। यह एक लंबी यात्रा है क्योंकि लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता और उसके लाखों लोगों के शोषण का अंत है। पहले दिन के मार्च के बाद, जो अहमदाबाद से 13 मील दूर असलाली में समाप्त हुआ, गांधी जी ने एकत्रित लोगों से कहा। कोट, पहले बैच के सैनिकों ने मार्च शुरू होते ही अपनी नावें जला दी थीं। कोट, उन्होंने यह भी कसम खाई कि जब तक नमक अधिनियम रद्द नहीं हो जाता और कोट, स्वराज कोट की जीत नहीं हो जाती, तब तक वह आश्रम नहीं लौटेंगे।
61 साल की उम्र में गांधी जी की ऊर्जा अद्भुत थी। वे प्रतिदिन 10 मील या उससे अधिक पैदल चलते थे और सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते थे। प्रार्थना, कताई और दैनिक डायरी लिखने की आश्रम की दिनचर्या प्रत्येक मार्चर पर निर्भर थी। कोट हमारा एक पवित्र तीर्थयात्रा है, उन्होंने कहा। कोट और हमें अपने समय के हर मिनट का हिसाब देने में सक्षम होना चाहिए। वह रात 9 बजे सेवानिवृत्त हुए और तब तक लोगों से बात करते रहे और साक्षात्कार देते रहे जब तक कि उन्हें नींद नहीं आ गई। अपने साथियों के उठने से बहुत पहले वह उठे और अपना पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। सुबह 4 बजे उन्हें चांद की रोशनी में पत्र लिखते देखा गया, क्योंकि उनका छोटा सा दीपक तेल की कमी के कारण बुझ गया था और वह किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे। सुबह 6 बजे की प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद उन्होंने पदयात्रा में शामिल तीर्थयात्रियों को उपदेश दिया और सवालों के जवाब दिए। हर दिन मार्च समयानुसार सुबह 5:30 बजे शुरू होती थी। अहमदाबाद से दांडी तक पूरे मार्च में बढ़ते उत्साह के अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिले। रास्ते में अपने कई भाषणों के दौरान उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने, खादी अपनाने और शराब पीने की बुराई से दूर रहने का आह्वान किया। उन्होंने उन महिलाओं को सलाह दी जो संघर्ष में शामिल होना चाहती थीं कि वे शराब की दुकानों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दें। यंग इंडिया के 27 मार्च के अंक में गांधी जी ने वफादारी का कर्तव्य शीर्षक लेख में लोगों का आह्वान किया। इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा करी कि सक्रिय वफादारी और सक्रिय बेवफाई के बीच कोई आधा अधूरा रास्ता नहीं है। उन्होंने आगे कहा, कोट वास्तव में इतने भ्रष्ट राज्य के प्रति वफादारी एक पाप है और विश्वासघात एक गुण है। कोट यह 18 मार्च को बोरसाद में दिए गए उनके भाषण की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए था, जहां उन्होंने कहा था, कोट मैं इसे एक धार्मिक आंदोलन मानता हूं, क्योंकि राजद्रोह हमारा धर्म है। इस आह्वान के जवाब में कई ग्राम अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। हर जगह लोग उत्साह की एक नई लहर से अभिभूत थे। युवाओं को संबोधित करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, कोट युद्ध का मैदान आपके सामने है। भारत का झंडा आपको इशारा कर रहा है और स्वतंत्रता स्वयं आपके आने का इंतजार कर रही है। उन्होंने यह भी कहा, कोट यदि भारत मर जाता है तो कौन जीवित रहता है? यदि भारत रहता है तो कौन मरता है? कोट। श्री मोतीलाल नेहरू और श्री जवाहरलाल नेहरू जंबूसर में गांधी जी से मिले और उनके साथ कुछ दूरी तक मार्च भी किया। बाद में उनसे परामर्श करने के बाद श्री मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में अपने पैतृक घर आनंद भवन को राष्ट्र को उपहार में दिया। रास्ते में गांधी जी के भाषण भावनाओं से भरे हुए थे और उन्होंने न तो सरकार को और न ही लोगों को बख्शा। 29 मार्च को भटगाम में उनका भाषण आत्मनिरीक्षण करने वाला था और जैसा कि उन्होंने यंग इंडिया में कहा था, कोट दर्शकों और मुझे दोनों को गहराई से प्रभावित किया। कोट उन्होंने कथित फिजूल खर्ची पर पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, कोट इस अभियान में फिजूल खर्ची के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी दोहराया। उनके जोरदार शब्द थे, कोट चाहे सहकर्मी या अन्य लोग कैसा भी व्यवहार करें, यह जारी रहेगा। चाहे मैं अकेला रहूं या हजारों लोगों के साथ रहूं, मेरे लिए पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मैं कुत्ते की मौत मरना पसंद करूंगा और अपनी हड्डियों को कुत्तों से चटवाना पसंद करूंगा कि मैं एक टूटा हुआ आदमी आश्रम लौट आऊं। नवसारी में एक भाषण के दौरान उन्होंने कहा, कोट
या तो मैं जो चाहता हूं उसके साथ लौटूंगा या मेरा शव समुद्र में तैर जाएगा। कोट इससे पहले 28 मार्च को स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा था, कोट हमने दांडी को हरिद्वार के रूप में देखा है। आइए हम हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान में प्रवेश करने के योग्य बने। 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई। रास्ते में गांधी जी और उनके साथियों ने 22 स्थानों पर रात्रि विश्राम किया। 6 अप्रैल को दांडी का माहौल तनावपूर्ण और गंभीर दोनों था। दिन की शुरुआत प्रार्थना से हुई। गांधी जी ने तब श्री अब्बास तैयबजी को और उनके बाद श्रीमती को नामांकित किया। यदि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। प्रार्थना के बाद गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ समुद्र में स्नान किया। फिर सुबह 8:30 बजे उन्होंने नमक का ढेला उठाकर नमक कानून का उल्लंघन किया। श्रीमती वहां मौजूद सरोजनी नायडू ने उन्हें कानून तोड़ने वाला कहा। राष्ट्र नमक कानून का उल्लंघन करता है। इस प्रकार लड़ाई का पहला गोला दागा गया। नमक कानून तोड़ने के बाद जारी एक बयान में गांधी जी ने घोषणा की, अब क्योंकि नमक कानून का तकनीकी या औपचारिक उल्लंघन किया गया है, अब यह किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है जो नमक कानून के तहत मुकदमा चलाने का जोखिम उठाएगा, चाहे वह कहीं भी हो। कोर्ट वह चाहता है और जहां भी यह सुविधाजनक हो। गांधी जी ने जिसे कोर्ट गुंडा राज कोर्ट कहा था, उसके खिलाफ पूरा देश एक आदमी के रूप में उठ खड़ा हुआ। लाखों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और कारावास की सजा भुगती। हर जगह नमक डिपो पर छापे मारे गए और अवैध नमक का निर्माण किया गया। धरसाना में एक ही छापे में 289 स्वयंसेवक घायल हो गए, क्योंकि पुलिस ने अब खुलेआम लाठियों और डंडों का इस्तेमाल किया। लेकिन घुड़सवार पुलिस की क्रूरता भी लोगों के मनोबल को तोड़ने में नाकाम रही। साथ ही अन्य दमनकारी कानूनों को भी तोड़ने का कार्य किया गया। गांधी जी आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने राष्ट्र के सामने घोषणा की। कोर्ट 1920 का आह्वान तैयारी का आह्वान था। आज यह अंतिम संघर्ष में शामिल होने का आह्वान है। उन्होंने एक संदेश में कहा, कोर्ट वर्तमान में भारत का आत्मसम्मान वास्तव में उसका सब कुछ सत्याग्रही के हाथ में मुट्ठी भर नमक के रूप में प्रतीक है। इसलिए इसे सबसे पहले पकड़ने वाले को तोड़ा जाए, लेकिन रहने दिया जाए। कोर्ट नमक का स्वैच्छिक समर्पण नहीं। सरकार ने आतंक का राज खोलकर जवाब दिया। 31 मार्च तक 95,000 से अधिक लोगों को जेल में डाल दिया गया। श्री जवाहरलाल नेहरू जी को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने की कैद की सजा सुनाई गई। कराची, कलकत्ता, पेशावर और चटगांव में छिटपुट हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने कलकत्ता, मद्रास और कराची में गोलियां चलाईं और पूरे देश में क्रूरतापूर्ण कृत्य किए। इन सब के माध्यम से गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया कि वे कोर्ट इस संगठित गुंडागर्दी का जवाब बड़ी पीड़ा से दें। कोर्ट गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट काले शासन कोर्ट के खिलाफ लड़ाई अपने चरम पर थी जब गांधी जी ने धरसाना तक मार्च शुरू करने की योजना बनाई। लेकिन 4 मई की रात 12:45 बजे उन्हें दांडी से 3 मील दूर कराड़ी में अपनी कुटिया में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया। जिस शिविर में उन्होंने विश्राम किया था, उस पर सूरत के जिला मजिस्ट्रेट ने छापा मारा, जिसमें पिस्तौल से लैस 2 पुलिस अधिकारी और राइफल से लैस लगभग 30 पुलिसकर्मी थे। अपने बिस्तर पर सो रहे गांधी जी पर टॉर्च दिखाते हुए ब्रिटिश अधिकारी ने उनसे पूछा कि क्या वह मोहनदास करमचंद गांधी हैं। फिर उन्हें 1827 के विनियमन के तहत एक लिखित आदेश के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
और उन्हें अपना कुछ सामान पैक करने और अपनी प्रार्थना करने के लिए समय निकालने की अनुमति दी गई। तब गांधी जी ने सत्याग्रहियों में से एक पंडित खरे को अपना पसंदीदा भजन वैष्णवजन सुनाने के लिए कहा, जिसके साथ उन्होंने अपना मार्च शुरू किया था। इसके बाद पार्टी के सदस्यों ने उन्हें प्रणाम कर स्नेहपूर्ण विदाई दी। 1 घंटे के भीतर 1 बजे उन्हें एक लॉरी में यरवदा सेंट्रल जेल ले जाया गया। गांधी जी की करीबी सहयोगी मीराबेन ने उनकी गिरफ्तारी पर इस प्रकार टिप्पणी की, कोट रात के अंधेरे में चोरों की तरह वे उन्हें चुराने आए, क्योंकि जब वे उन पर हाथ डालने की कोशिश करते थे तो उन्हें भीड़ का डर होता था, क्योंकि वे उन्हें समझ लेते थे। इस प्रकार हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक गौरवशाली प्रसंग समाप्त हुआ। दांडी यात्रा से जो चिंगारी भड़की, उसने जल्द ही एक आंदोलन की ज्वाला भड़का दी, जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया और आखिरकार वह हासिल करने में सफल रहे, जिसे गांधी जी ने दांडी में पूरा करने का प्रयास किया था, अपने प्यारे भारत के लोगों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता। गांधी जी की गिरफ्तारी और नजरबंदी के कारण पूरे भारत में हड़तालें हुई। बंबई में लगभग 50,000 कपड़ा मजदूरों ने औजार बंद कर दिए। प्रदर्शन में रेलकर्मी शामिल हुए। पूना में, जहां गांधी जी को नजरबंद किया गया था, मानद कार्यालयों और सेवाओं से इस्तीफे की घोषणा लगातार अंतराल पर की गई थी। कलकत्ता में पुलिस ने गोलियां चलाईं और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में फायरिंग भी हुई। गांधी जी की गिरफ्तारी के दिन पेशावर को सेना ने घेर लिया था। भारत एक व्यक्ति की तरह उठ खड़ा हुआ। शोलापुर में मार्शल लॉ घोषित होने तक लोगों ने 1 सप्ताह तक शहर पर कब्जा बनाए रखा। मैमनसिंह, कलकत्ता, कराची, लखनऊ, मुल्तान, दिल्ली, रावलपिंडी, मर्दन और पेशावर में परेशानी थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में सैनिकों, हवाई जहाजों, टैंकों, बंदूकों और गोला बारूद का स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जाता था। पंजाब में दमन ने अहरार पार्टी को जन्म दिया। रोमेन रोलैंड द्वारा जागृत पश्चिम ने भारतीय संकट में गहरी रुचि दिखाई। डॉक्टर होम्स के नेतृत्व में 100 पादरियों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री श्री राम से मैकडोनाल्ड से गांधी जी के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता करने का अनुरोध किया। गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री अब्बास तैयबजी, बड़ौदा के पूर्व न्यायाधीश, धरसाना में 60 वर्ष तक मार्च के लिए कराड़ी में तैयार हो रहे थे। 12 मई 1930 को स्वयंसेवक मार्च के लिए तैयार होकर कतार में लग गए, लेकिन तैयबजी को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीमती सरोजिनी नायडू अब्बास तैयबजी की उत्तराधिकारी बनी। 21 मई को उनके और इमाम साहब के नेतृत्व में 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने बंबई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना नमक डिपो पर छापा मारा। श्रीमती नायडू ने स्वयंसेवकों को प्रार्थना में नेतृत्व किया और उन्हें संक्षेप में संबोधित किया। कोट, गांधी जी का शरीर जेल में है, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ है। भारत की प्रतिष्ठा अब आपके हाथों में है। आपको किसी भी परिस्थिति में हिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको पीटा जाएगा, लेकिन आप विरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रहार से बचने के लिए हाथ भी नहीं उठाना चाहिए। कोट, सबसे आगे गांधी जी के बेटे मणिलाल के साथ भीड़ नमक के खेतों की ओर आगे बढ़ी, जो अब कंटीले तारों और पानी से भरी खाइयों से घिरे हुए थे, जिनकी सुरक्षा 400 सूरत पुलिस और आधा दर्जन ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। भंडारे से 100 गज की दूरी पर सत्याग्रही खड़े हो गए और एक स्तंभ आगे बढ़ गया। खाइयों को पार करते हुए कंटीले तारों के पास पहुंच गया। कोट, अचानक, कोट, एक अमेरिकी पत्रकार श्री मिलर ने कहा। कोट, एक आदेश पर बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस आगे बढ़ रहे मार्च करने वालों पर टूट पड़ी और उनके सिर पर स्टील की लाठियों से प्रहार करने लगी।
मार्च करने वालों में से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। वे 9 पिन की तरह नीचे चले गए। जहां मैं खड़ा था वहां से मैंने असुरक्षित खोपड़ी पर क्लबों के दर्दनाक प्रहारों को सुना। जो लोग गिरे वे बेहोश हो गए या खंडित खोपड़ी या टूटे हुए कंधों के साथ दर्द से कराह रहे थे। 2 या 3 मिनट में जमीन शवों से पट गई। उनके सफेद कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे फैल गए। बचे हुए लोग चुपचाप और हठपूर्वक तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्हें मार नहीं डाला गया। जब पहला स्तंभ चला गया तो दूसरा आगे बढ़ा। कोर्ट हालांकि हर कोई जानता था कि कुछ ही मिनटों में उसे पीटा जाएगा और शायद मार डाला जाएगा। मुझे कोई घबराहट या डर का एहसास नहीं हुआ। वे सिर ऊपर करके लगातार आगे बढ़ रहे थे। पुलिस ने दूसरे स्तंभ को मार गिराया। कोई लड़ाई नहीं थी, कोई संघर्ष नहीं था। मार्च करने वाले बस तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन्हें मार नहीं दिया गया। कोई चीख पुकार नहीं थी। उनके गिरने के बाद केवल कराहने की आवाजें थीं। कोर्ट शव 3 और 4 में गिर गए। उनकी खोपड़ी पर बड़े घावों से खून बह रहा था। समूह के बाद समूह आगे बढ़े, बैठे और मारपीट से बचने के लिए हाथ उठाए बिना ही असंवेदनशील हो गए। पुलिसकर्मी क्रोधित हो गए। प्रतिरोध साझा करना, मुझे लगता है मैंने प्रदर्शनकारियों पर जवाबी कार्रवाई न करने के लिए असहाय क्रोध महसूस किया था। उन्होंने बैठे हुए लोगों के पेट और अणकोशों में बेरहमी से लात मारना शुरू कर दिया। घायल लोग दर्द से चिल्लाने लगे, जिससे गुस्सा भड़क गया पुलिस की, और भीड़ फिर से अपने नेताओं से लगभग अलग हो गई। पुलिस ने बैठे हुए लोगों को हाथ या पैर से खींचना शुरू कर दिया, कभी कभी 100 गज तक, और उन्हें खाई में फेंकना शुरू कर दिया। घंटे दर घंटे स्ट्रेचर उठाने वाले निष्क्रिय लहूलुहान शरीरों की एक धारा को वापस ले गया। श्रीमती नायडू और मणिलाल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। मिलर अस्थायी अस्पताल गए जहां उन्होंने 320 घायलों की गिनती की, जिनमें से कई अभी भी टूटी हुई खोपड़ी के कारण बेसुध थे और अन्य पीड़ा में छटपटा रहे थे। सैकड़ों घायलों को कोई इलाज नहीं मिला और 2 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने श्री मिलर को अपनी रिपोर्ट अपने अखबारों को देने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी पिटाई की कहानी तब सनसनी फैल गई जब यह दुनिया भर में यूनाइटेड प्रेस द्वारा परोसे जाने वाले 1350 अखबारों में छपी। बंबई के उपनगर वडाला में नमक डिपो पर भी लगातार छापे मारे गए। 18 मई को छापेमारी के लिए निकले करीब 470 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे अधिक प्रदर्शनात्मक छापेमारी 1 जून को हुई, जब लगभग 15,000 स्वयंसेवकों और दर्शकों ने महान सामूहिक कार्रवाई में भाग लिया। घुड़सवार पुलिस ने भीड़ पर हमला कर दिया और उनके सिर पर लाठियों से प्रहार किया। इसी तरह के छापे कर्नाटक में सानिकट्टा नमक कारखाने पर हुए, जिसमें लगभग 10,000 हमलावर लाठियों और गोलियों की बौछार के बीच हजारों मन नमक लूट ले गए। ब्रिटिश पत्रकार जॉर्ज स्लोकोम्बे, जिन्होंने वडाला नमक डिपो पर छापे को देखा था, ने लिखा, कोट कैद में बंद महात्मा अब भारत की आत्मा का अवतार हैं। गांधी जी ने आश्रम के निवासियों को गुजराती में साप्ताहिक पत्र लिखे, जिसमें आश्रम के प्रमुख व्रतों की सरसरी परीक्षा शामिल थी। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, रोटी श्रम आदि। ये पत्र यंग इंडिया में छपे और बाद में प्रकाशित हुए। पुस्तक रूप में यरवदा मंदिर से। उनकी अन्य साहित्यिक गतिविधि आश्रम भजन पुस्तक, भजनावली के भजनों और छंदों का अनुवाद थी, जिसे बाद में जॉन होयलैंड ने सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन के रूप में प्रकाशित किया। कांग्रेस की कार्य समिति ने जून में इलाहाबाद में बैठक की और अपने प्रस्तावों में सविनय अवज्ञा जारी रखने
विदेशी कपड़ों का पूर्ण बहिष्कार, एंटैक्स अभियान का उद्घाटन, नमक कानून का साप्ताहिक उल्लंघन। ब्रिटिश बैंकिंग, बीमा, शिपिंग का बहिष्कार करने की सिफारिश की और अन्य संस्थानों और शराब की दुकानों पर धरना। वायसराय ने धरना प्रदर्शन, करों का भुगतान न करने और सरकारी कर्मचारियों की वफादारी के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कठोर अध्यादेश जारी किए। विदेशी कपड़ा, शराब और सभी ब्रिटिश वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार किया गया। सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जेल गए, लेकिन हमेशा उनकी जगह लेने के लिए और भी लोग थे। नारंगी खादी साड़ियां पहने महिलाओं ने विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर धरना दिया। इन दुकानों में कम ही लोग दाखिल हुए। यदि किसी ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो महिला स्वयंसेवक ने प्रार्थना में हाथ जोड़ दिए और विनती की यदि बाकी सब विफल हो गया तो वह खुद को दहलीज के पार फेंक देगी। लेकिन वे असाधारण दुकानें थीं, जिन्होंने कोई विदेशी कपड़ा और कोई ब्रिटिश सामान नहीं बेचने का वचन देने से इनकार कर दिया था। अधिकांश भारतीय दुकानों ने यह वचन दिया। केवल कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी मुद्रित परमिट के साथ ही कोई ड्राइवर अपनी गठरियां कांग्रेस संतरियों के पास ले जाने की हिम्मत कर सकता है। बंबई में 30 करोड़ का विदेशी कपड़ा कांग्रेस ने सील कर दिया। 1930 की शरद ऋतु तक कपास के टुकड़ों का आयात पिछले वर्ष की तुलना में घटकर 1/3 से 1/4 के बीच रह गया। सिगरेट का मूल्य पुराने आंकड़े के छठे हिस्से तक गिर गया था। बंबई में ब्रिटिश स्वामित्व वाली 16 मिलें बंद कर दी गईं। दूसरी ओर भारतीय स्वामित्व वाली मिलें, जिन्होंने प्रतिज्ञा दी थी, डबल शिफ्ट में काम कर रही थीं। लगभग 113 मिलों ने 18 से कम गिनती के कपड़े का उत्पादन करने से परहेज करके खद्दर के साथ मिलके कपड़े की प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिस पर वे सहमत हुए। खद्दर के लिए इतनी अधिक भीड़ थी कि सारा स्टॉक खत्म हो गया। हालांकि उत्पादन 63 लाख गज से बढ़कर 113 लाख गज हो गया। 1930 के अंत में खादी भंडारों की कुल संख्या 600 थी, जबकि 1929 में यह 384 थी। अभियान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका समाज के सभी वर्गों की महिलाओं ने निभाई। यहां तक कि वृद्ध कस्तूरबा गांधी और श्रीमती मोतीलाल नेहरू ने भी धरना प्रदर्शन में भाग लिया। सफल धरना के कारण राजस्व में लगभग 70% की गिरावट आई। सीपी में वन कानूनों को परिभाषित किया गया, जिससे सरकार को लगभग 16 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 30 जून को सरकार ने कार्यवाहक अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया और कांग्रेस की कार्य समिति को एक गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अध्यादेशों द्वारा सरकार तेजी से चलने लगी। जुलाई तक प्रेस अध्यादेश के तहत 67 राष्ट्रवादी समाचार पत्र और लगभग 55 प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दिए गए थे। नवजीवन प्रेस जब्त कर लिया गया और यंग इंडिया और नवजीवन साइक्लोस्टाइल में छपने लगे। जून में वैधानिक आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट जारी की गई थी। इसकी सिफारिशें इतनी दूर तक नहीं गईं कि वायसराय के डोमिनियन स्टेटस के अस्पष्ट वादे को दोहराया जा सके। उन्होंने प्रांतों को कुछ रियायतें देते हुए केंद्रीय सत्ता को मजबूत करने का प्रावधान किया। कोट फूट डालो और राज करो कोट के सिद्धांत को सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत के विस्तार द्वारा आगे बढ़ाया गया। इन सिफारिशों से सभी पक्षों को गहरा निराशा हुई। मालवीय और अणे जैसे लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया और जेल की सजा काटनी पड़ी। जुलाई में ऑब्जर्वर ने भारत में कोट, पराज्यवाद कोट और कोट, यूरोपीय लोगों के मनोबल गिरने कोट की सूचना दी। 9 जुलाई को वायसराय ने राज्य परिषद और विधान सभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, कोट, सम्मेलन के माध्यम से ऐसे समाधानों तक पहुंचना संभव होना चाहिए जिन्हें दोनों देश और उनमें मौजूद सभी पक्ष और हित सम्मानपूर्वक स्वीकार कर सकें। कोट,
उन्होंने आगे आश्वासन दिया कि लक्ष्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस की प्रतिज्ञा की घोषणा पहले की तरह कायम है। वायसरीगल की घोषणा के एक सप्ताह के भीतर विधानसभा में राष्ट्रवादी और स्वतंत्र दलों के एक सम्मेलन और राज्य परिषद के कुछ सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें एमआर जयकर को कांग्रेस और सरकार के बीच शांति समझौते के लिए बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया। वायसराय ने सप्रू और जयकर दोनों को गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल को जेल में देखने पर सहमति व्यक्त की। शांति मध्यस्थों ने 23 जुलाई और अगले दिन यरवदा जेल में गांधी जी के साथ लंबी बातचीत की। सप्रू और जयकर ने 27 जुलाई को नैनी जेल में नेहरू का साक्षात्कार लिया। नेहरू को यरवदा लाया गया और संयुक्त साक्षात्कार 13, 14 और 15 अगस्त को हुआ। परिणाम गांधी जी और नेहरू द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र था जिसमें उन्होंने कहा था, कोट, नहीं हम कांग्रेस की कार्य समिति और यदि आवश्यक हो एआईसीसी की उचित रूप से गठित बैठक के संदर्भ के बिना कुछ भी आधिकारिक कहने की स्थिति में नहीं हैं। लेकिन हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी समाधान तब तक संतोषजनक नहीं होगा जब तक यह कई शब्दों में ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी इच्छा से अलग होने के भारत के अधिकार को मान्यता नहीं देता। यह भारत को अपने लोगों के प्रति जिम्मेदार पूर्ण राष्ट्रीय सरकार नहीं देता। रक्षा बलों और आर्थिक नियंत्रण पर नियंत्रण और गांधी जी के वायसराय को लिखे पत्र में उठाए गए सभी 11 बिंदु शामिल हैं और यह भारत को यदि आवश्यक हो ऐसे ब्रिटिश दावों, रियायतों और को एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण को संदर्भित करने का अधिकार देता है। जैसे भारत का तथाकथित सार्वजनिक ऋण भी शामिल है जो राष्ट्रीय सरकार को अन्यायपूर्ण लग सकता है। यह भारत के लोगों के हित में नहीं है। कोट, अब वायसराय ने कहा, कोट, मैं पत्र में दिए गए प्रस्तावों के आधार पर चर्चा को असंभव मानता हूं। इस बीच दमन जारी था। महत्वपूर्ण कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और पूरे भारत में कांग्रेस समितियों को अवैध संगठन घोषित किया जा रहा था और उनकी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी। इन उपायों ने कांग्रेस को भूमिगत कर दिया। बंबई जैसे शहरों में 2 सरकारें थीं। विशाल बहुमत ने अपनी निष्ठा कांग्रेस के प्रति स्थानांतरित कर दी थी। उसकी हल्की सी सहमति का पालन किया गया। सविनय अवज्ञा कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण विशेषता करमुक्त अभियान थी। रिहा किए गए सरदार पटेल ने एक बार फिर बारदोली का नेतृत्व किया। अधिकारियों द्वारा दमनकारी कार्रवाई असहनीय हो गई। भारत में यूरोपीय लोग और भी कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड इरविन ने दमन की निरर्थकता को समझते हुए दिसंबर में कलकत्ता में कहा, कोट, चाहे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की कितनी भी जोरदार ढंग से निंदा क्यों न करें, मैं संतुष्ट हूं कि अगर हम राष्ट्रवाद के वास्तविक और शक्तिशाली अर्थ को कम आंकते हैं जो आज अधिकांश भारतीय विचारों को प्रभावित कर रहा है और इसके लिए कोई पूर्ण या स्थायी इलाज नहीं है, तो हमें एक गंभीर गलती करनी चाहिए। सरकार द्वारा कभी भी कड़ी कार्रवाई की गई है या कभी की जाएगी। इस बीच पहला गोलमेज सम्मेलन भारत में नागरिक प्रतिरोध और दमन की छाया में हुआ। 12 नवंबर 1930 को शुरू हुए सम्मेलन की अध्यक्षता इंग्लैंड के राजा ने की। काउंसिल में गवर्नर जनरल द्वारा नामित इसके सदस्यों में भारतीय राजकुमार और विभिन्न जमींदार, बड़े पूंजीपति, सांप्रदायिक और कुछ उदारवादी शामिल थे। लगभग 10 सप्ताह तक विभिन्न समितियां वैधानिक आयोग द्वारा सुझाई गई तर्ज पर एक संविधान पर चर्चा करने के लिए बैठक करती रहीं। सम्मेलन जनवरी 1931 तक समाप्त हो गया। इससे व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान की दिशा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों के बलिदान और कठिनाइयों ने प्रत्येक भारतीय के सहानुभूतिपूर्ण स्वर को छू लिया।
25 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और कार्य समिति के सदस्यों को रिहा करते हुए एक बयान जारी किया। कोट, मेरी सरकार इन रिहाई पर कोई शर्त नहीं लगाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि शांतिपूर्ण स्थितियों की बहाली की सबसे अच्छी उम्मीद उनके द्वारा की जा रही चर्चाओं में निहित है। कोट, जो लोग बिना शर्त स्वतंत्रता की शर्तों के तहत चिंतित हैं। बंबई में पत्रकारों से बात करते हुए गांधी जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। कोट, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की रिहाई मात्र एक कठिन स्थिति को और अधिक कठिन बना देती है और सदस्यों की ओर से कोई भी कार्रवाई करना लगभग असंभव बना देती है, पूरी तरह से असंभव। अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह नहीं सोचा है कि आंदोलन ने जनमानस पर इतना अधिक प्रभाव डाला है कि नेता, चाहे वे कितने भी प्रमुख क्यों न हों, उन्हें कार्रवाई का एक विशेष तरीका निर्देशित करने में पूरी तरह से असमर्थ होंगे। कोट, मैं अब यह स्पष्ट करने के लिए उत्सुक हूं कि भले ही गोलमेज सम्मेलन से आने वाले मित्रों के साथ परामर्श के बाद यह पाया जाए कि प्रधानमंत्री का बयान कांग्रेस को सहयोग के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करता है, फिर भी धरना देने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। नहीं भूख से मर रहे लाखों लोगों को नमक बनाने का अधिकार दिया गया। विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच कोई भी सद्भावना, जहां तक मैं देख सकता हूं, जनता को शराब की बुराई, विदेशी कपड़े की बुराई या शराबबंदी के प्रति राजी नहीं कर पाएगी। नमक के निर्माण का। कोट, मैंने 3 परीक्षण दिए हैं जो चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि जनता को पता है, 8 और बिंदु हैं जो मैं चाहता हूं। स्वतंत्रता का सार, छाया नहीं। और जैसे डॉक्टर उचित निदान के बाद बीमारी का नाम देता है, वैसे ही मैं भी रखूंगा गोलमेज सम्मेलन के पेड़ का नाम तब बताइए जब मैंने 11 बिंदुओं के आलोक में फल की जांच की है, जो सड़क पर आदमी के संदर्भ में कल्पना की गई है। 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस की पहली वर्षगांठ बड़े उत्साह से मनाई गई। उस दिन गांधी जी और कार्यसमिति के सदस्यों की रिहाई से लोगों का उत्साह बहुत बढ़ गया। यह महत्वपूर्ण दिन पूरे देश में सामूहिक बैठक आयोजित करके मनाया गया, जिसमें स्वतंत्रता के संकल्प की पुष्टि की गई और स्मरण प्रस्ताव पारित किया गया। कोट, और हमारे सामने भारत के लिए बलिदान और पीड़ा के इस शानदार और प्रेरक उदाहरण के साथ हम अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं, आज़ादी की और भारत के पूरी तरह आज़ाद होने तक लड़ाई जारी रखने का संकल्प।